चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मेरा क्लास तो था नहीं, अटेंडम अरेंज किया गया था। तो क्या हम प्रीवियस रिवीजन कराएं क्या थोड़ा, कि कुछ स्टूडेंट नए होंगे या नहीं समझ में आ रहा होगा उनको, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करें लॉज ऑफ मोशन वापस। यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। नो सर। वापस एक्सप्लेन करें, अगर बोलेंगे तो थोड़ा वापस एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ठीक है। कोई अगर बोलेंगे तो हम वापस एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई डाउट है फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन को, मैं कुछ न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सोच रहा था, बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यस सर, प्लीज एक्सप्लेन। बोलो, रिप्लाई दो। यस सर, कर दीजिए। हाँ, कर देता हूँ। वो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध क्लास रिपीट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको क्लियर और ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यस सर। इसमें कोई न्यू स्टूडेंट है क्या जिसका फर्स्ट क्लास था आज या कल फर्स्ट क्लास था? जैसे सुकांता है, टॉपिक है क्या? यस सर। कौन, वन बाय वन। सर संक्षेप में ही रही। ओके, और क्या नाम बताए? सर संक्षेप में ही रही। ओके, तो ठीक है। मैं तुम लोग देखो, न्यू स्टूडेंट हो तो टेंशन लेने की बात नहीं है। टेंशन टीचर खुद ले रहा है कि तुम लोगों को कैसे समझ में आ जाए, इसका चिंता हम लोग खुद कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो हम लॉज यस ऑफ सर। किए थे, लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किए थे और एक दो क्लास निकल गए थे। मैं उसी को रिवीजन करा देता हूँ तो सभी लोगों पे वापस। और याद रखना, जो ओल्ड स्टूडेंट है जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको बोर नहीं फील होगा, क्योंकि मैं न्यू क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन तो चेंज हो सकते हैं ना, थ्योरी सेम होंगे। तो और फास्ट करके देना है, जो न्यू स्टूडेंट है और ओल्ड स्टूडेंट है, और फास्ट करके देंगे आंसर। तो सबसे पहले हेडिंग ले लेंगे लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर नेम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 में भी पढ़ा होगा। तो इसके तीन लॉ हैं, एक है ना, तीन लॉ है। फर्स्ट लॉ, अब हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करेंगे। थ्री लॉ है न्यूटन के, फर्स्ट लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिखेगा तो बताना। ओके, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अब दिख रहा होगा, ए हेडिंग लेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट पॉइंट क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सभी जो पहले पढ़ रखे हैं उनको याद होगा, याद होना चाहिए। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है वो लिखेंगे। एनी बॉडी, एनी बॉडी और सिस्टम, एनी बॉडी और सिस्टम, एनी बॉडी और सिस्टम, एनी बॉडी और सिस्टम any body or system is in rest, any body or system is in rest, then continue is in rest,
then continue is in rest, then continue is in rest, then continue is in rest. If any body or system is in rest, then continue is in rest, or in motion with constant velocity, 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 or in motion with constant velocity. Then continue is in constant velocity. Then continue is in constant velocity. Then continue is in constant velocity. Unless and until external unbalanced force, unless and until external unbalanced force is applied on you. Sir, please repeat, sir. वापस बोलता हूं. If any body or system is in rest, then continue is in rest. Then continue is in rest. Or in motion with constant velocity, or in motion with constant velocity, or in motion with constant velocity, then continue is in motion. Then continue is in motion with constant velocity. Unless and until external unbalanced force is applied on it. क्लियर हुआ? नोट कर लिए? Yes, sir. पांडे, कोई प्रॉब्लम हुआ आपको? कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है. तो हमने फर्स्ट लॉ को क्या पढ़ा है, वापस सुनो. कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में होता है, या अगर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो कंटिन्यू कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है. मतलब वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, वो अपने स्टेट को, मतलब अगर रेस्ट वाले स्टेट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू रहना चाहता है. ठीक है. अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी वाले स्टेट में है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में ही होता है. कब तक? तो जब तक कि उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना करें. एक्सटर्नल अनबैलेंस. अब सभी लोग सोचो, बताओ मेरे को, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. सभी लोग सोच के बताना, ये ग्राउंड है और यहाँ एक फुटबॉल है. इस ग्राउंड में एक फुटबॉल रखा हुआ है. इस ग्राउंड में एक फुटबॉल रखा हुआ है. तो क्या ये फुटबॉल रेस्ट में है? अभी तो रेस्ट में है. ये फुटबॉल अभी रेस्ट में है, ग्राउंड पे रखा हुआ है. ये फुटबॉल ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा. कब तक? तो जब तक कि हम अपने पैर से इस पे फोर्स अप्लाई नहीं कर देते. फुटबॉल पे अपने पैर से फोर्स अप्लाई करते हैं ना, एक्सटर्नल फोर्स. तो जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, क्या ये मोशन आएगा? नहीं आएगा. मतलब रेस्ट में है तो कंटिन्यू रेस्ट में होगा. कब तक? तो जब
तब तक इसमें एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो। एक्सटर्नल फोर्स मतलब बाहरी फोर्स, अनबैलेंस फोर्स मतलब इतना ज्यादा फोर्स होना चाहिए जो बॉल को अनबैलेंस कर दे। अगर बॉल को बैलेंस ही कर रहा है तो मोशन कैसे होगा? ठीक है, बॉल को मोशन देने के लिए अनबैलेंस फोर्स होना जरूरी है। ठीक है, हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं और वो मूव नहीं कर रहा है, हम किसी चीज को धक्का दे रहे हैं और मूव नहीं कर रहा है। 100 kg राइस बैग को खींच रहे हैं और खींच नहीं पा रहे हैं, जबकि खींच रहे हैं बट खींच नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो बैलेंस फोर्स है, अनबैलेंस नहीं। अनबैलेंस होना तभी कोई बॉडी रेस्ट से मोशन में आता है, अदरवाइज वो रेस्ट से रेस्ट में ही रहता है कंटिन्यू। ये कहा था न्यूटन फर्स्ट लॉ ने। क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। ओके, न्यूटन फर्स्ट लॉ के लिए हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया हेडिंग है लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या होता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ से मिलता है। फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया हम लोग को देता है। ठीक है, तो लिखेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या? तो लिखेंगे सेम सेम न्यूटन फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया है। लिखेंगे एनी बॉडी does not change its state. Any body does not change its state. Any body does not change its state. Any body does not change its state unless and until external unbalanced force is applied on it. Unless and until external unbalanced force is applied on it. Unless and until external unbalanced force is applied on it. मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न करे। स्टेट चेंज नहीं करने का मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगा, मोशन में है तो मोशन में ही होगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। कब तक? तो जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई न करे, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई न करे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जब हम बस में बैठे होते हैं और बस जा रही होती है, चल रही होती है, तो बस के मूवमेंट हो रहा है, तो बस के साथ साथ हमारे बॉडी का भी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही अगर ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया तो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो बस के कांटेक्ट में है वो रेस्ट में आ जाता है। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बस के कांटेक्ट में होता है, इसलिए वो रेस्ट में आ जाता है ब्रेक अप्लाई करने के साथ। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हुए कंटिन्यू मोशन से मोशन में ही रहना चाहता है, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाता है, सडनली आगे की तरफ झुक जाता है। या कोई बस रुकी हुई है, कोई बस अगर रुकी हुई है, अचानक से अगर चलना शुरू की तो पीछे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि बॉडी रेस्ट में है अगर रुकी हुई है। तो जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो बस के कांटेक्ट में होने के कारण वो भी रेस्ट में आ जाती है, सॉरी मोशन में आ जाती है। लेकिन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यू रेस्ट में रहता है। इसीलिए जब बस अचानक से चलना शुरू करती है तो लोअर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी पीछे झुक जाता है। ये ऐसा बाइक में भी होता होगा, तुम बाइक में बैठे होगे तो देखते होगे अचानक से अगर एक्सीलरेटर बढ़ाया तो पीछे की तरफ झुक जाते हैं लोग।
है ना। और अगर सडनली ब्रेक अप्लाई किया तो आगे की तरफ झुकते हैं लोग। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना ज्यादा आगे की तरफ झुकते हैं कि पीछे वाला आगे रोड पे चला जाता है। ठीक है ना, जो जिसके पीछे बैठने वाले जो सीट होते हैं अगर वो हाइटेड है, जैसे कि बड़े बड़े जो केटीएम है, पल्सर 320 है, 220, जो ऐसे जो गाड़ियां हैं उनके पीछे बैक ज्यादा है, तो ब्रेक अप्लाई करते ही वो आगे चला जाता है, ड्राइवर से भी आगे चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया ऐसा होता है। तो समझ में आया सबको लॉ ऑफ इनर्शिया? यस सर। Yes, sir. अगर कोई पूछता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है तो हम बता सकते हैं ना? बोलो। Yes, sir. ओके। कोई कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि लॉ ऑफ Yes, इनर्शिया, sir. Yes, sir. कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि न्यूटन के किस लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया मिलता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया मिलता है। ये ऐसा 9th में भी पढ़े हो। अब लिखेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ रहे हैं। न्यूटन सेकंड लॉ को हम दो डिफरेंट टाइप से डिफाइन किए थे, और आगे भी हम दो डिफरेंट टाइप से ही डिफाइन करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ को दो डिफरेंट टाइप से डिफाइन, बात एक ही है, तो दोनों का मीनिंग अल्टीमेटली एक ही है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ सुनो। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा कि कोई बॉडी पे अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो बॉडी रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ ने क्या कहा कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, या अगर मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो रेस्ट में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बॉल आ रही होती है तुम्हारी तरफ तो तुम पैर लगा के उसको रोक देते हो, फुटबॉल। तो क्या होता है कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए किसी भी बॉडी को एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स चाहिए। ये न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बोला। ये बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई कर, ये बॉडी रेस्ट में है तो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करके मोशन में लाया। अब सेकंड लॉ क्या कहता है कि जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी मोशन में तो आएगा, तो जब ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी मोशन में आएगा। मोशन में आएगा तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन भी होगा। तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि जब कोई बॉडी पे हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में डेवलप्ड एक्सीलरेशन, इस बॉडी में डेवलप्ड एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कहा था न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में। देखो दोनों लॉस को मैं मिला रहा हूँ, मैच करवा रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ में क्या कहता है कि रेस्ट से मोशन में लाने के लिए फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब फोर्स अप्लाई करके मोशन में लाने का काम फर्स्ट लॉ ने बताया। अब जब मोशन में आएगा तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन भी हो सकता है, तो एक्सीलरेशन के बारे में हम सेकंड लॉ में पढ़ें। तो सेकंड लॉ हेडिंग देंगे सेकंड लॉ और लिखेंगे इफ 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 external unbalanced force, if external unbalanced force, if external unbalanced force is applied on a body,
is applied on a body, then acceleration is developed in the body. Then acceleration is developed in the body. Body में acceleration develop हो जाता है. Then acceleration is developed in the body. And that acceleration is directly proportional to applied force, and inversely proportional to mass of the body, and inversely proportional to mass of the body, and inversely proportional to mass of the body, and inversely proportional to mass of the body. that is करके ये वाला लिख लेंगे हम लोग, और ये फिगर भी एक साइड बना लेंगे. इस फिगर को भी हम एक साइड फॉर्म कर लेंगे इधर. क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर. ओके, सभी लोग समझ रहे हैं? किसी को भी डाउट होगा तो बोलना. बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया. सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ बताया, लॉ ऑफ इनर्शिया बताया जो कि 9th में भी है. फिर सेकंड लॉ बताया जो कि 9th में भी है, कि एक बॉडी पे अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो उस बॉडी में एक्सीलरेशन जनरेट होता है. अगर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया तो एक्सीलरेशन जनरेट होगा, और वो एक्सीलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, दैट इज ए प्रोपोर्शनल टू दिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू. यहां लिख देना इक्वेशन 1, यहां लिख देना इक्वेशन 2. फिगर भी जरूर नोट करना है. अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? A proportional to F external by mass. नहीं दिखा? थोड़ा सा नीचे वाला नहीं दिख रहा है. ओके, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, A proportional to F external upon M. अब किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट से. ठीक है, किसी भी प्रोपोर्शनलिटी को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं. कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कांस्टेंट? मींस F का वैल्यू कुछ भी हो, मास का वैल्यू कुछ भी हो, A का वैल्यू कुछ भी हो, K चेंज नहीं होना चाहिए. K कांस्टेंट है, इट मींस कि A, F, M का कुछ भी वैल्यू हो तो चेंज नहीं होगा. F, M और A का वैल्यू कुछ भी हो तो चेंज नहीं होगा. और एक्चुअल में क्या है कि कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई करता है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सेटिस्फाई करते हुए कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग लेते हैं. तो लिखेंगे इफ A equal to 1, F equal to 1 and M equal to 1, if A equal to 1, if A equal to, ऐसे लिखेंगे if A equal to 1, F equal to 1 and M equal to 1, then K equal to. Therefore
ए इक्वल टू एफ एक्सटर्नल बाई एम, ठीक है, और एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एम इंटू ए। किसी को कोई डाउट है दिखने में, समझने में, एक्सप्लेनेशन में, पूछो, पूछते जाओ। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। देखो मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास चाहिए था, बट आज अचानक कोई सर नहीं होंगे जिनका शेड्यूल होगा, अब्सेंट होंगे, तो मेरा पहले बोला गया, तो मैं बोला ठीक है, एक्स्ट्रा भी चाहिए था तो हो गया, ठीक है। आराम से पढ़ना, मैं चैप्टर 5 से किसी को प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहता। देखो एक बात बताता हूँ, चैप्टर 1 कुछ नहीं है, चैप्टर 1 इज हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स में फिजिक्स का हिस्ट्री क्या रहा है वो बताता है चैप्टर 1, कि न्यूटन ने कैसे एक पेड़ के नीचे थिंक किया कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, आइंस्टीन ने कैसे ढूंढा फोटोन को, ठीक है, और बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे, कूलम्स लॉ कहां से आया, ये सब का हिस्ट्री बताया गया। मतलब उसका कोई आईआईटी और नीट और बोर्ड से मतलब नहीं है। चैप्टर नंबर 1 वो किसी से मतलब नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ हिस्ट्री है, ठीक है। आज कोई जैसे क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलता है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो उसका हम हिस्ट्री जानना चाहते हैं ना, कि बचपन में क्या था, कैसे था, उसको कहानियां जब सुनाया जाता है तो लोग सुनते हैं इंटरेस्ट लेके। तो वैसा ही फिजिक्स तो हिस्ट्री है, कहानी है फिजिक्स। अब सेकंड जो चैप्टर है हमारा, वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो सेकंड चैप्टर का यूज सिर्फ सेकंड चैप्टर में है और किसी चैप्टर में नहीं। अब आया थर्ड चैप्टर, थर्ड चैप्टर से मेन फिजिक्स शुरू हुआ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ही मेन फिजिक्स है, वहां से शुरू हुआ। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ये दोनों का यूज आपस में ही है, किसी और चैप्टर में नहीं है। थोड़ा बहुत है चैप्टर 4 का, और तो वो नॉमिनल है। अब चैप्टर नंबर 5 आया, मतलब हम चैप्टर नंबर 3 और 4 नहीं पढ़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लोग न्यू है उनके लिए वो हम बाद में भी पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बात आया Yes, sir. तो चैप्टर 5 का मैं एक बात बताना चाहूंगा कि चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और एक और है चैप्टर नंबर 14 ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 9, 10 भी फ्लूइड मैकेनिक्स देखे होंगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 8 में ग्रेविटेशन है, 9 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और फ्लूइड आगे पढ़ेंगे 9 और 10। तो चैप्टर 5 का यूज 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है, फिर 11, 12 में नहीं है, लेकिन फिर 14 में है। तो आउट ऑफ 15 बहुत सारे चैप्टर में चैप्टर 4 का यूज, चैप्टर 5 का यूज आ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 15, मतलब 7 चैप्टर में इसका यूज आ रहा है। अब तुम सोचो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7, 8 चैप्टर में इसका जरूरत है, तो हाफ ऑफ द फिजिक्स में इसका जरूरत है, 11 के हाफ ऑफ द फिजिक्स से ज्यादा इसका जरूरत है। प्लस 12th में भी जरूरत है 4 चैप्टर, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और उधर जाके, और मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम चाहते हैं कि चैप्टर 5 से किसी को प्रॉब्लम ना, चैप्टर 5 ऑनवर्ड फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, और बचे 3, 4, 2 वो हम पढ़ाएंगे। 2 तो अभी किसी को नहीं पढ़ाए हैं, तो 2 पढ़ाएंगे, और 3, 4 बहुत लोगों को पढ़ा चुके हैं, तो वापस रिपीट कर देंगे, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो तुम लोग को अभी यही फोकस करना है कि 5 ऑनवर्ड, चैप्टर नंबर 5 ऑनवर्ड हमारा फिजिक्स ठीक होना चाहिए, इसीलिए हम चैप्टर 5 का रिवीजन कर रहे हैं। तो फिर बचेगा क्या, ओनली 3, 4 और 2 वो हम ले लेंगे वापस। इसीलिए अभी चैप्टर 5 को ध्यान दो, इसीलिए हमने चैप्टर 5 का रिवीजन तुरंत कर दिया।
तो जो ओल्ड न्यू दोनों स्टूडेंट समझ लो, चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिवीजन में भी फोकस करना है। तो हमने अभी सेकंड लॉ पढ़ाया, अब सेकंड लॉ को एक और तरह से हम डिफाइन करते हैं। लिखना जरा, लिखेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं। तुम जानते होगे, 9th में भी पढ़ना था। लॉज ऑफ मोशन बहुत सारा 9th में भी पढ़ना था, इसीलिए तुम्हें बहुत इजी लगेगा। चैप्टर 3 भी बहुत सारा 9th में पढ़ना था, वो भी इजी लगेगा। जो पढ़े हैं उनको पता भी चल गया होगा। तो लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं। क्या है लीनियर मोमेंटम, वो देखना है। तो लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज लीनियर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, तो इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास it is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. It is defined as product of mass and linear velocity. That is P equal to mass into velocity. ठीक है, that is P equal to mass into velocity. ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो P क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इंटू वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सबको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो टीम में डिवाइड किया गया है। एक टीम है फिजिक्स स्केलर, दूसरा है वेक्टर। तो ये वेक्टर के टीम में आता है। तो लिखेंगे, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg। देखो ना, इसका kg होगा, इसका मीटर अपॉन सेकंड। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर अपॉन सेकंड। SI यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज kg मीटर अपॉन सेकंड। ये सब हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, जो सेकंड चैप्टर है यूनिट्स के बारे में। ठीक है, अब आगे चलिए, क्या है अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। अगेन हेडिंग डाल देंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। अगेन हेडिंग, न्यूटन सेकंड लॉ। लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंट। एक मिनट, न्यूटन सेकंड लॉ हेडिंग देके लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ हेडिंग देके लिखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to force. Is directly proportional to force. क्या हमने बोला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो देखो इनिशियल पीएफ है और फाइनल, पीएफ है फाइनल और पीआई है इनिशियल। पीएफ है फाइनल लीनियर मोमेंटम और पीआई है इनिशियल लीनियर मोमेंटम। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा,
rate of change of linear momentum और ये directly proportional to force, ये directly proportional to force होता है। ठीक है, कहने का मेरा मतलब क्या है कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी या डीपी बाई टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू, ये इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, अब लिखेंगे here k equal to 1, here k equal to 1, here k equal to 1, therefore f equal to delta p by delta t। ठीक है, डेल्टा p बाई डेल्टा t, तो ये आ गया फोर्स। अब एक बात बताता हूँ, ये जो f है हमारे पास वो डेल्टा p मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मीन्स mv, इनिशियल मीन्स mu बाई t। f इक्वल टू m कॉमन लेंगे तो v माइनस u बाई t, therefore f इक्वल टू m और v माइनस u बाई t ये होता है, पढ़े होंगे 9th में भी, हमने भी पढ़ाया है चैप्टर नंबर 3 में, लेकिन 9th में भी पढ़े होंगे कि f इक्वल टू मतलब v माइनस u बाई t इज a, therefore f इक्वल टू m। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया मिला और न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स का फॉर्मूला मिला। क्लियर हुआ क्या? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर वो mv, हाँ सर जी, हाँ सर वो mv माइनस mu है क्या? क्या बोलो? mv माइनस mu है क्या? वो f इक्वल्स टू f इक्वल टू mv माइनस mu है क्या? according to Newton's second law, according to Newton's second law, according to Newton's second law, f is equal to, according to Newton's second law, f is equal to what? f is equal to final momentum minus initial momentum upon time, na? According to Newton's second law, rate of change of momentum is force. Then what is rate of change of momentum? Rate of change of momentum क्या है? तो rate of change of momentum means change in momentum upon time. Change in momentum upon time. Change in momentum upon time is known as the rate of change of momentum, and that is force. Then F equal to what is final momentum? Means mass into final velocity minus what is initial momentum? Mass into initial velocity upon time. तो हमने m कॉमन लिया, then v minus u by t। क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ को पढ़ा है, अब पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ने क्या दिया? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ ने क्या दिया? फॉर्मूला ऑफ फोर्स। देना पड़ेंगे न्यूटन थर्ड। लिखेंगे it states that to every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction. To every action there is equal and opposite reaction.
किसी भी एक्शन का एक ऑपोजिट रिएक्शन होता है और वो इक्वल होता है, ठीक है। किसी भी एक्शन का रिएक्शन इक्वल होता है बट अपोजिट होता है, ये कहा था न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब तुम अपने हैंड से जितना ज्यादा जोर से अगर तुम एक टेबल पे मारोगे, तुम्हारे आसपास टेबल होगा, वो अपने हैंड लो और उस टेबल पे मारो। जितना ज्यादा तुम फोर्स लगा के टेबल को मारोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें चोट लगेगी। अगर और ज्यादा तुमने फोर्स अप्लाई कर दिए तो और ज्यादा हाथ में चोट लगेगी। ऐसा होता है ना या नहीं होता है? होता है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर तुमने स्लोली स्लोली अगर पुश किया है किसी टेबल को, स्लोली मारा है टेबल को, तो स्लोली थप्पड़ लगाया है टेबल को, तो तुम्हारे हाथ पे चोट कम लगेगी। लेकिन अगर ज्यादा लगाया तो ज्यादा लगेगी, और ज्यादा लगाया तो और ज्यादा लगेगी। मतलब एवरी एक्शन का एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके, अब हम कुछ डिफरेंट टाइप के फोर्स की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के फोर्स की स्टडी करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स के फोर्स क्या है तो हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो लिखो, तो फर्स्ट लिखेंगे, एक पॉइंट बनाएंगे और लिखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ फोर्स। यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे टाइप्स ऑफ। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स लिखेंगे फर्स्ट, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। कुछ फोर्स को स्टडी करेंगे, सारे फोर्स को तो नहीं यहाँ पर करेंगे, लेकिन कुछ फोर्स को यहाँ पर हम स्टडी करते हैं। जैसे एक फोर्स है जिसका नाम है नॉर्मल कांटेक्ट। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सेकंड है टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स को ना फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में फ्रिक्शनल फोर्स भी लिख लेना। टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, तो ब्रैकेट में लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स है ना, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स पता है कहाँ पे होता है? तो कोई भी बॉडी अगर टाइट है तो उसमें टेंशन फोर्स जनरेट होता है। जैसे देखो ये मेरा मार्कर, ये मार्कर हार्ड है, रिजिड है, टाइट है, तो इसमें एक टेंशन फोर्स होगा। जैसे तुम्हारे घर में रस्सी होगा, रॉप या थ्रेड, तो थ्रेड या रॉप अगर टाइट है तो उसमें टेंशन फोर्स जनरेट हो जाता है। मतलब ड्यू टू टाइटनेस टेंशन फोर्स क्रिएट होता है। तो रॉप और थ्रेड भी अगर टाइट हो गया देन टेंशन फोर्स में आया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स को हम पी से स्टार्ट करते हैं, पी साइलेंट है यहाँ पे। सूडो फोर्स, इसकी स्टडी भी करेंगे हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर। सूडो फोर्स की भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे फोर्स को हम वन बाय वन। एक और है स्प्रिंग फोर्स, एक और है स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग में जनरेट होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग में जनरेट होता है, ये सब भी हम स्टडी करेंगे। स्प्रिंग फोर्स है
तो ये सारे फोर्स को वन बाय वन मैं स्टडी यहाँ पर करूंगा, तुम लोग को बस ऑब्जर्व करना है। वन बाय वन सारे फोर्स को मैं स्टडी करूंगा। याद रखना, अगर फर्स्ट वाला फोर्स क्लियर है तो ही सेकंड वाला फोर्स, टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्लियर होगा। कल के क्लास में मैं फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कल मेरा ओरिजिनल क्लास है मेरा, ये तो एक्स्ट्रा था, इसीलिए रिवीजन कर। तो कल जब हम फ्रिक्शनल फोर्स करेंगे तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए सभी लोग केयरफुली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को आज स्टडी करो। टेंशन फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की जरूरत पड़ेगी कल जब हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स मतलब टेंजेंशियल कांटेक्ट फोर्स स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सभी लोग हेडिंग लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। सभी लोग हेडिंग लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, सभी लोग हेडिंग लेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे। पहले तो जानेंगे कि कांटेक्ट फोर्स क्या है, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स, ये जानना चाहिए, तब नॉर्मल कांटेक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कांटेक्ट फोर्स, लिखेंगे। अभी तक सब नोट कर चुके हैं ना जो बोला हूं मैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. होगा तो बता दें। तो लिखना फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, लिखेंगे फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट, फोर्स ड्यू टू कांटेक्ट between two or more body, between two or more body is known as contact force, is known as contact force, is known as contact force. Next point, next point, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आगे लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। मेन हेडिंग तो है ही नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, एक बार सब हेडिंग में भी लिखेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स perpendicular to the contact surface, contact force perpendicular to the contact surface, perpendicular to the contact surface, perpendicular to the contact surface is known as normal contact, is known as normal contact। मतलब कि ऐसा कांटेक्ट फोर्स जो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो है नॉर्मल कांटेक्ट। ठीक है, अगर अगर कांटेक्ट सरफेस ये वाला मेरा हेड है, तो ये जो फिंगर है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, मतलब ये है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ये वाला ये है नॉर्मल कांटेक्ट। ये जो मार्कर अगर फोर्स है, ये है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। किस पे? इस बॉडी पे, व्हाइट बोर्ड। कहने का मतलब मेरा क्या है वो देखो, एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो, एग्जाम्पल से देखेंगे तो ज्यादा है ना।
एग्जांपल कि जैसे एक बॉडी, समझना सभी लोग, बिल्कुल एक इजी ले रहा हूं, ये है 4 kg और ये है 2 kg और ये है 60 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया है 60 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे हमने फोर्स अप्लाई किया है 60 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया है। तो सभी लोग बताना कि क्या 2 kg वाला ब्लॉक भी चलेगा क्या? यस Yes. सर। तो वो इसलिए चलेगा क्योंकि कांटेक्ट में है। 2 kg ब्लॉक अगर हम यहाँ से हटाकर इस 2 kg ब्लॉक को यहाँ से रिप्लेस करके अगर हमने यहाँ कर दिया होता तो इसमें मोशन नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर है तो मोशन आएगा। क्यों? क्योंकि ये कांटेक्ट में है। इसलिए कांटेक्ट में है इसलिए ऐसा होगा। अगर कांटेक्ट में नहीं होता तो नहीं, बट अगर कांटेक्ट में है तो फोर्स अप्लाई होगा ड्यू टू कांटेक्ट। और ड्यू टू कांटेक्ट जो फोर्स अप्लाई होता है उसको क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब एक बात बताता हूँ, सभी लोग बताना, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो सभी लोग बताना, ये जो 4 और 2 kg का ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल में चलेगा, वर्टिकल में चलेगा, किस डायरेक्शन में चलेगा? सर हॉरिजॉन्टल। Horizontal. यस सर। ओके, तो क्या क्या 4 kg वाला हॉरिजॉन्टल में चलेगा कि 2 वाला चलेगा कि बोथ? सर बहुत। Both. इसका मतलब क्या है वो देखो, ये जो 4 kg ब्लॉक है इसको देखो, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम अलग नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को सेपरेट नहीं किए हैं, इमेजिन बस सेपरेटली कर रहे हैं कि इस पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। 4 kg ब्लॉक पे 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो 2 kg वाला भी मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 ने 2 वाले पे फोर्स अप्लाई किया हो ड्यू टू कांटेक्ट। दिस इज कांटेक्ट फोर्स। ड्यू टू कांटेक्ट एक फोर्स अप्लाई कर दिया है 4 वाले ने 2 पे, और वो फोर्स है कांटेक्ट फोर्स। अब मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, उसमें कांटेक्ट सरफेस कैसा है? वर्टिकल है ना, यहाँ पे देखो ये वाला कांटेक्ट सरफेस वर्टिकल, तो ये फोर्स कैसा है? हॉरिजॉन्टल। तो क्या ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं इसको? क्या कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है ये फोर्स? यस सर। तो इसको हम नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कह सकते हैं ना? यस सर। यस सर। बहुत सारे बुक में इसको नॉर्मल एन से भी डिनोट कर देता है, एन से। एन मींस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। अब एक बात बताओ, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 2 kg पे किसने अप्लाई किया? 4 kg ब्लॉक ने। 4 kg ब्लॉक में। तो 2 वाला भी 4 पे अप्लाई करेगा। 4 ने 2 पे अप्लाई किया नॉर्मल, तो 2 वाला भी 4 पे अप्लाई करेगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये 2 ने भी अप्लाई किया है 4 पे। अगर 4 ने 2 पे अप्लाई किया तो 2 ने भी 4 पे अप्लाई किया। क्यों? तो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं इसलिए। और दोनों का एक्शन देखो इक्वल है, दोनों एन एन है, हमने n1 n2 नहीं लिखा। और दोनों के डायरेक्शन भी देख लो, एक का लेफ्टवर्ड है दूसरे का राइटवर्ड है। तो क्लियर हुआ क्या? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ में, सेकंड लॉ में, कि F इक्वल टू m है। तो अगर हम 4 kg को देखेंगे तो इस पे F कितना है? 60 राइटवर्ड और n लेफ्टवर्ड। तो नेट फोर्स तो ऐसा हो गया, लेफ्टवर्ड के कारण माइनस किया, ये अगर राइटवर्ड है तो प्लस है, तो लेफ्टवर्ड है तो माइनस देना पड़ता, इक्वल टू m इंटू ए, m इंटू ए। अगर यहां से देखेंगे अगर हम, तो m इक्वल टू क्या आएगा? ओनली नेट फोर्स क्या है? m। नेट फोर्स क्या है? m a।
तो एक नेट फोर्स यहाँ पे है कितना, ओनली एक ही फोर्स है एन, तो एन इक्वल टू एम ए। अब ए कितना है ये फाइंड करना पड़ेगा। ए कैसे फाइंड करेंगे, तो ए के लिए एक ही फॉर्मूला है कि एफ एक्सटर्नल, ये हमने डिराइव करवाया है अभी, अपॉन नेट मास, तो एफ एक्सटर्नल इज 6p। ये जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल नहीं। मतलब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 4 and 2 kg ब्लॉक है, वो आपस का 4 और 2 के आपस का मामला है। थोड़ा 5 मिनट रुकना, मैं क्लास एंड करूंगा, 5 मिनट बस। तो ये तो इंटरनल फोर्स है, लेकिन एक्सीलरेशन ओनली एक्सटर्नल फोर्स से होता है, दैट इज 60 न्यूटन अपॉन मास कितना लेंगे 6। क्यों 6 लेंगे, क्योंकि ये 60 न्यूटन दोनों को एक्सीलरेट करवा रहा है, दोनों को मूव करवा रहा है, इसलिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर पर स्क्वायर। क्लियर है ना सबको, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा होगा सबको। अब मैं एक बात बताता हूं, अगर उस ए का वैल्यू यहां रखो तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 4 इंटू ए मीन्स 10 इक्वल टू एन, एन उधर ले गए तो ये आ गया 20, और यहां से भी 2 इंटू 10 मतलब 20, दोनों जगह से एन का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब क्या है कि न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो सच में कर रहा था। सर 4 into 10 या 40। Yes. 4 इंटू 10 40 होगा, बट 60 माइनस 40 20. Sir, 20. क्लियर हुआ क्या। Yes, sir. Yes, sir. यस हमने क्या किया 60 माइनस 40 करा, डायरेक्टली लिख दिया। कोई प्रॉब्लम है, किसी को समझ में आया नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। यस सर। Yes, sir. कल sir. के फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका जरूरत पड़ेगा, तो मैं 5 मिनट तो इसको बताऊंगा पहले, इसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स स्टार्ट कर दूंगा। 5 मिनट ओनली कांटेक्ट फोर्स, जो पढ़े हुए हैं उनको भी, नहीं पढ़े हुए हैं उनको भी, सबको एक बार रिवीजन, देन नॉर्मल, देन फ्रिक्शनल। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स दोनों का एक दूसरे से काफी रिलेशन है, काफी रिलेशन, इसलिए हमको नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स क्लियर ही होना चाहिए, तभी हम फ्रिक्शनल फोर्स समझेंगे। तो आज इतना ही रख रहा हूं, ठीक है।